नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं ना, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक 400 साल पुराने खौफनाक रहस्य, मृत्युंजय अमृत की लालची तलाश और निशिरमोलो नाम के एक ऐसे भयानक अभिशाप की कहानी है जिसने पूरे गांव को एक खौफ के साए में जकड़ रखा है। द शैडोज ऑफ स्कल टाउन। ये अंधविश्वास, लालच और प्राचीन शापों का एक ऐसा डरावना जाल है जिसमें हमारे किरदार ना चाहते हुए भी बुरी तरह फंस गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और भयानक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा और एक प्राचीन सुनसान सा राजमहल। हमारे 3 युवा किरदार अनुज, इशिता और मेघना वहां मौजूद हैं। अचानक से एक रहस्यमयी दरवाजा धीरे से खुलता है और उसमें से एक काले लबादे में लिपटा हुआ खौफनाक साया बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक अजीब सा डरावना गुड्डा है। वो साया लंबी लंबी घरघराहट भरी सांसें लेने लगता है और फिर अचानक बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। भागो, जल्दी निकलो यहां से। इस दिल दहला देने वाले पल में अपनी जान बचाने के लिए तीनों खिड़की से सीधा नीचे छलांग लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई आम रात नहीं थी। ये 400 साल पुराने एक खौफ के वापस लौटने की शुरुआत थी। तो आखिर ये खौफ था किसका? ये थे निशिरमोलो। जब अनुज, इशिता और मेघना हाफते हुए अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव खौफ के मारे जाग रहा है। निशिरमोलो आ चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशिरमोलो हैं कौन? ये 4 बहुत ही भयानक आकृतियां होती हैं जो भूरे रंग के लंबे लबादे पहनती हैं। इनकी आंखें लाल अंगारे की तरह अंधेरे में चमकती हैं और सबसे डरावनी बात, ये अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाकर रात के अंधेरे में गांव में घूमते हैं। इनका नियम बहुत ही सीधा और खौफनाक है। अगर रात में घूमते हुए इन्होंने किसी को देख लिया या किसी इंसान ने गलती से भी इन्हें देख लिया तो समझो उसका खेल खत्म। वे उसे उस ताबूत में डालते हैं और हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। और उसी रात जुआ खेल रहे संपत और कप्ता नाम के 2 गांव वाले उनका ताजा शिकार बन चुके थे। अब देखिए, यहां कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग ट्रैक्स पर चल रही है। एक तरफ तो गांव वालों की कड़वी सच्चाई है। वो इस 400 साल पुराने श्राप की वापसी से इतने खौफजदा हैं कि मानो पूरा गांव लकवाग्रस्त हो गया हो। हर कोई अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो शहर से लड़कियां आई हैं, इशिता और मेघना, उनका अपना एक गहरा छिपा हुआ रहस्य है। वो यहां कोई छुट्टियां मनाने या गांव की हवा खाने नहीं आई हैं। वो तलाश कर रही हैं मृत्युंजय अमृत की। जी हां, एक शापित जमीन पर वो अनजाने में अमरता और हर बीमारी के इलाज का शॉर्टकट खोज रही हैं। गांव की मुखिया की पत्नी, जिन्हें सब ठकुराइन कहते हैं, वो पहले से ही इन शहर की लड़कियों से चिड़ी हुई हैं। और इन लड़कियों को तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि जिस खजाने की वो तलाश कर रही हैं उसकी कीमत कितनी भयानक हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यार, ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए 400 साल पीछे चलते हैं। बात है 17वीं सदी की, सन 1600 के आसपास। इस पूरे राज्य में एक भयंकर महामारी फैली थी। लोग सच में कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। 4 साल तक तबाही का यह मंजर चलता रहा और राजा बिल्कुल बेबस हो चुका था। फिर एक दिन अचानक राजकुमारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। पूरे राज्य में कोना कोना छान मारा गया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर ठीक 1 साल और 1 महीने बाद राजकुमारी वापस लौट आई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो अपने साथ एक बहुत ही अजीब सा बीज लेकर आई थी। उस बीज को जमीन में बोया गया और उसमें से एक जादुई बरगद का पेड़ उगा। इस पेड़ ने उस वक्त की उस महामारी को तो जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन अपने साथ वो निशिरमोलो का वो खौफनाक संकट भी ले आया जो आज तक गांव वालों का खून चूस रहा है। अब ये मृत्युंजय अमृत आखिर बला क्या है? ये उसी प्राचीन और जादुई बरगद के पेड़ से टपकने वाला एक चमत्कारी रस है। इशिता और मेघना इसी अमृत की तलाश में तो यहां तक आई थीं, लेकिन अनुज उन्हें एक ऐसा सच बताता है जिससे उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। देखिए, ये अमृत ऐसे ही नल के पानी की तरह हर समय नहीं टपकता। इसकी एक बहुत कड़ी शर्त है। ये केवल पूर्णमासी यानी पूर्णिमा और एकादशी की खास रातों में ही कुछ समय के लिए पेड़ से गिरता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि इशिता और मेघना को इस खौफनाक मौत बांटने वाले शापित गांव में पूर्णमासी तक अपनी जान हथेली पर रखकर रुकना ही होगा। और सच कहूं तो लालच और अंधाधुंध जिज्ञासा उन्हें इस मौत के जाल में रुकने पर मजबूर भी कर देती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो कुछ और ही है।
मेघना, जो शहर की एक मॉडर्न लड़की है, जो इन गांव वालों को बस अंधविश्वासी बेवकूफ समझ रही थी, उसे ये प्राचीन बरगद का पेड़ पहले से ही अपने सपनों में क्यों दिखाई देता था? जब अनुज पहली बार उन दोनों को वो पेड़ दिखाता है तो मेघना के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो सुन पड़ जाती है, क्योंकि ये हूबहू वही पेड़ था जो उसे लगातार उसके अजीब सपनों में दिखाई देता था। सोचिए जरा, उसका इस गांव से, इस रहस्यमयी पेड़ से और शायद 400 साल पुराने उस श्राप से कोई बहुत गहरा अनदेखा रिश्ता था। ये कहानी अब सिर्फ एक रहस्य की खोज नहीं रह गई थी, बल्कि मेघना के अपने अतीत से जुड़ा एक बहुत ही डरावना सच बन चुकी थी। खैर, जैसे ही सूरज ढलता है, गांव में फिर से मौत का सन्नाटा छाने लगता है। बड़े तांत्रिक महाराज उस समय गहरी समाधि में मग्न थे, तो गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी उनके शिष्य यानी छोटे तांत्रिक के कंधों पर आ जाती है। रात के उस भयावह सन्नाटे में गांव के बीचों बीच चौक पर एक अग्निकुंड जलाया जाता है। उसके ठीक पास एक असली इंसानी खोपड़ी और एक इंसान की हड्डी रखी जाती है। 4 धूपबत्तियों के धुएं से पूरे माहौल को शुद्ध किया जाता है। तांत्रिक सबको एक कड़ी चेतावनी देता है, एक बार ये अनुष्ठान शुरू हो गया तो वो उसे बीच में किसी भी हाल में नहीं रोक सकता। और सारे गांव वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने घरों के खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर लें और गलती से भी बाहर न झांकें। और फिर अचानक से रात का वो सन्नाटा टूट जाता है। हवा एकदम से बहुत तेज और हिंसक हो जाती है, मानो कोई तूफान आने वाला हो। घर के अंदर सांस रोके बैठे गांव वाले और खिड़की की दरार से छुपकर देखती हुई मेघना और इशिता की तो जैसे धड़कनें ही रुक जाती हैं। चौक के उस घने काले अंधेरे में भारी घसीटते हुए कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। घसीट घसीट। बाहर चौक पर तांत्रिक और पुजारी के अलावा कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो कदमों की आवाजें लगातार पास आ रही हैं। निशिरमोलो वापस आ गए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि जो निशिरमोलो सिर्फ शनिवार को आते थे, वो अब अचानक से बेकाबू हो चुके थे। वो आज रात ही आ गए थे। उन भारी कदमों की डरावनी आवाज सुनकर पुजारी जी की तो हिम्मत ही जवाब दे जाती है। वो थर-थर कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर मंदिर की तरफ भाग पड़ते हैं। लेकिन तभी सामने से वो आ जाते हैं, निशिरमोलो। पुजारी जी खौफ से फटी की फटी आंखों से बस उन्हें देखते रह जाते हैं। और यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। नियम टूट चुका था। उन्होंने निशिरमोलो को अपनी आंखों से देख लिया था। अचानक उस भारी लकड़ी के ताबूत के खुलने की एक चरमराती हुई आवाज आती है, और फिर पुजारी जी की एक भयानक, रूह कंपा देने वाली चीख, और उसके बाद एकदम सन्नाटा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। घर के अंदर बैठे मुखिया और अनुज तुरंत समझ जाते हैं कि पुजारी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। निशिरमोलो ने उन्हें जिंदा उस ताबूत में खींच लिया था। पुजारी जी का तो खौफनाक अंत हो चुका था, लेकिन अनुष्ठान अभी भी चल रहा था। तांत्रिक अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग बैठा लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। निशिरमोलो चलकर सीधे तांत्रिक के बिल्कुल सामने आते हैं और एकदम शांत खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाजें आनी बिल्कुल बंद हो जाती हैं। अंदर बैठे गांव वालों को लगता है कि चलो तांत्रिक बाबा ने शायद खतरा टाल दिया, लेकिन तभी रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई तांत्रिक बाबा की एक बेहद दर्दनाक और भयानक चीख गूंज उठती है। जब अगली सुबह गांव वाले हिम्मत जुटाकर चौक पर पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक बाबा वहां थे, लेकिन वो किसी मिट्टी के पुतले की तरह जमे हुए थे। उनकी आंखें और मुंह खौफ से पूरी तरह फटे हुए थे, मानो उन्होंने साक्षात मौत का सबसे भयानक रूप देख लिया हो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। निशिरमोलो की ताकत कितनी अप्राकृतिक और भयानक है, इसका असली अंदाजा तो अब लगने वाला था। गांव वालों की फटी आंखों के सामने ही तांत्रिक बाबा का वो पत्थर बन चुका शरीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। जी हां, बिल्कुल गायब, बिना कोई नामो निशान छोड़े। निशिरमोलो अब सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, वे उस हर ताकत को जड़ से मिटा रहे थे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती थी। उन्होंने पुजारी को मार डाला और तांत्रिक को तो इस दुनिया के अस्तित्व से ही मिटा दिया। अब पूरा का पूरा गांव निहत्था और बिल्कुल असहाय हो चुका था। खौफ का ये लेवल सच में इमेजिन करना भी मुश्किल है। इस पूरी तबाही और निराशा के बीच बस एक आखिरी उम्मीद की किरण बाकी थी। दूर पहाड़ों में एक गुप्त गुफा में बैठे बड़े तांत्रिक महाराज अचानक अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ आ गया था। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, निशिरमोलो के इस नए रूप ने हमारे शिष्य का भी अंत कर दिया है। अब हमें खुद वहां जाना होगा, वरना प्रलय आ जाएगा। ये शब्द साफ बता रहे थे कि अब ये कोई आम प्रेत बाधा या भूत प्रेत की कहानी नहीं रह गई थी।
ये एक ऐसा महासंकट बन चुका था जो पूरे के पूरे गांव को हमेशा के लिए निगलने वाला था। और उधर उसी खौफनाक रात में जब मेघना किसी तरह सोने की कोशिश करती है तो उसे एक और बेहद भयानक सपना आता है। सपने में मेघना देखती है कि वो एक सुनसान, बेहद घने जंगल में भटक रही है, लेकिन इस बार उसने वही 17वीं सदी की उस रहस्यमयी राजकुमारी वाली वेशभूषा पहन रखी है। दूर दूर तक वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा। तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर एक बिल्कुल बर्फीला ठंडा हाथ रखता है। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल जाती है। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ होकर अपनी नींद से झटके से जाग उठती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये अतीत और वर्तमान के आपस में टकराने की एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी में आकर हमारे सामने कई ऐसे खौफनाक सवाल खड़े हो जाते हैं जो दिमाग सुन कर देते हैं। मृत्युंजय अमृत क्या है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये निशिरमोलो असल में है कौन? वो पूरे 400 साल बाद अचानक इतने हिंसक होकर क्यों जाग उठे हैं? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, मेघना का उस गायब हुई राजकुमारी, उस प्राचीन जादुई पेड़ और इन शैतानों से आखिर क्या रिश्ता है? क्या वो उसी खोई हुई राजकुमारी का पुनर्जन्म है, या फिर वो कोई नया प्रलय लेकर आई है? इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी अतीत के साए हमारे वर्तमान से भी ज्यादा जिंदा और खतरनाक होते हैं। सुरक्षित रहें और अपने आसपास के सायों पर नजर रखें।